नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्यशास्त्र विषयक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनवरत चर्चा कर रहे हैं। हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को देख चुके हैं। हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों को देख चुके हैं। हम देख चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों में वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति किस तरह अपनाई गई है। किस तरह वर्णानुक्रम पद्धति, जिसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है, जिसमें लेखकों, कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे कि उसमें कबीर और केशव का विवेचन एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नाम जो है वो क अक्षर से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि वे कालक्रम की दृष्टि से क्रमशः भक्ति काल और रीति काल के कवि हैं। तो जब हम वर्णानुक्रम पद्धति को देखते हैं तो वहाँ गारसद तासी आते हैं, जो इस्तवार दलाल त्रितुर एंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखते हैं, जिसकी रचना 2 भागों में होती है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में होता है। हिंदी और उर्दू के कवियों को विवरण वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और वो कालानुक्रम के अनुसार किया जाता है, वर्णानुक्रम के अनुसार। जब हम कालानुक्रमी पद्धति देखते हैं तो उसमें कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। तो वहां पर कृतिकार की जो जन्म तिथि है उसको आधार मानकर ही जो इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जब हम कालानुक्रमी पद्धति को देखते हैं तो वहां जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। जैसा कि हम जानते हैं, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। और अनेक विद्वान सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे ही मानते हैं। इसी तरह जो मिश्र बंधु हैं, उन्होंने भी जो अपना इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा 1934 में, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं, वो भी कालानुक्रमी पद्धति को अपनाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का हमने जिक्र किया। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक जो है वो पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये वैज्ञानिक पद्धति किसी न किसी पद्धति के साथ अपनाई गई है। इसी तरह विधेयवादी जो पद्धति है, जो महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण विशेष को महत्व दिया गया है। तेन जिसके प्रवर्तक माने गए हैं और ये सर्वाधिक उपयोगी पद्धति मानी गई है। और इसमें जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन वातावरण का वर्णन, विश्लेषण वहाँ अपेक्षित माना जाता है। और इस विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया। उन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कवियों की प्रवृत्तियों का जो विश्लेषण किया है वो तदयुगीन परिस्थितियों और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया है। इसीलिए उनका जो उद्धरण है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो हम देख चुके हैं गारसद तासी का इस्तवार लितुर एंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी तरह मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 मुख्य पुस्तकें हैं जो कि इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसी तरह जो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है
पुनागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास को प्रकाशित करने की एक योजना के रूप में सामने आता है। और इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में यदि देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 ईस्वी में आया है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं जिनका हमने जिक्र किया। हम काल विभाजन की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ मोटे रूप से उसे 4 कालखंडों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये विश्लेषण इसलिए क्योंकि इन नामों से अधिकांश जो अध्येता है वो परिचित हैं। लेकिन क्या ये चारों कालखंड का नामकरण उचित है? किस तरह काल विभाजन के प्रयास हुए, ये हमें देखना होगा। तो जब हम सर्वप्रथम बात करते हैं काल विभाजन के प्रयासों की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सामने आता है। जैसा कि हम जानते हैं, इनकी कृति का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। और ये जो ग्रंथ है वो सामने आता है 1888 ईस्वी में, और इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है, काल विभाजन का प्रयास किया गया है, पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत के रूप में अपनाया गया है। ये तो हुई मुख्य बातें जब हम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ, और इसे ही जो अधिकांश विद्वान हैं वो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं। इसी इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए भी इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से इसे पृथक किया गया है। कालक्रमानुसार वर्गीकरण है और संपूर्ण ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त करने का प्रयास यहाँ पर किया है। और तो इसी तरह ये जो एक पहला प्रयास जो है काल विभाजन का, वो कहा जा सकता है कि 11 भागों में इस ग्रंथ को जो विभाजित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जब प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक यहाँ पर बताया गया है, और इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हो जाता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके प्रमुख कालखंडों की बात कर रहे हैं, तो ग्रियर्सन ने लेखकों और कवियों का जो वर्गीकरण किया है वहाँ वैज्ञानिकता का अभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है वहाँ, और अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण भी उसे काल विभाजन का प्रयास वहाँ पर नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि हम देखते हैं तो वो जो ग्रियर्सन है वो सामग्री को केवल और केवल काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास ही करते हैं और 11 खंडों में उसे विभाजित करते हैं। और जब वो 11 खंडों में विभाजित करते हैं तो ये कालखंड नहीं है, ये केवल अध्याय मात्र वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसमें लेखक ने प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का यद्यपि प्रयास किया है, लेकिन वो ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त करने का नाम जरूर कहते हैं, लेकिन प्रत्येक अध्याय वो अध्यायों में विभक्त है और अध्याय को काल विशेष का सूचक वो बता देते हैं। वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना चाहते हैं। इसी तरह जो भक्ति काल है उसे हिंदी काव्य का स्वर्ण युग वो बताते हैं। ये ग्रियर्सन की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिना जा सकता है। यदि हम देखें तो हिंदी भाषा और उसके काव्य की जो स्पष्ट और सूक्ष्म और प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या जो है वो ग्रियर्सन
सर्वप्रथम करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात काल विभाजन की दृष्टि से कही जा सकती है कि वो 11 अध्यायों में इसे विभक्त करते हैं। तो ग्रियर्सन का नामकरण यहाँ पर या काल विभाजन जो देखा जा रहा है वो केवल और केवल अध्यायों में विभक्त है, जिसमें चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ग्रियर्सन ने इस तरह ये काल विभाजन का प्रयास किया है। हम देखें तो रीति काव्य का जो उल्लेख है वो भी ग्रियर्सन ने करते हैं और ग्रियर्सन ने किया है, और संभवतः है शुक्ल जी ने बाद में ये जो नाम ग्रहण किया है रीति काल, वो संभवतः ग्रियर्सन से ही ग्रहण किया है। भक्ति काल को भी अलग अलग शाखाओं में वहाँ ग्रियर्सन विभक्त करते हैं, प्रेम काव्य और सूफी काव्य जहाँ पर नाम उन्होंने दिया है। और इसी तरह जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वहाँ पर जो चारण काल नाम लेते हैं वो भी संभवतः है राम कुमार वर्मा से ही आया है। तो जब हम ये देखते हैं तो गार्सद तासी वहाँ पर काल विभाजन की दृष्टि से पहल सामने नहीं आकर ग्रियर्सन सामने आते हैं। ग्रियर्सन का इतिहास काल विभाजन की दृष्टि से पहले हमारे समक्ष आता है, और ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का मूल आधार हम देखते हैं तो शिव सिंह सरोज आते हैं, और इस प्रकार ये 11 अध्यायों में विभक्त करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात जो काल विभाजन का प्रयास है वो मिश्र बंधु अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि विदित है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए, और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में प्रकाशित हुआ, और इन चारों भागों में 5000 से अधिक लेखकों का परिचय मिश्र बंधुओं ने दिया है। और जब हम लगभग 5000 बता रहे हैं, 4591 कवियों का उल्लेख भी मिलता है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से इसका प्रयास जो किया है वो मिश्र बंधुओं ने किया है। और संपूर्ण इतिहास को जो मिश्र बंधु हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, वो 5 कालखंडों में इसे विभाजित करते हैं, जिसे प्रारंभिक काल, और यदि हम देखें तो फिर प्रारंभिक काल को वो पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल, फिर माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में, और फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस तरह 5 भागों में वो विभाजित करते हैं। मिश्र बंधुओं की बात करें तो काल विभाजन और नामकरण में वो ग्रियर्सन से अलग जो तरीका है, शैली है, वो अपनाते नजर आते हैं। उनके विभाजन में आरंभ, मध्य और वर्तमान काल की प्रमुखता है। तो ग्रियर्सन की जब बात करें तो वो प्रवृत्ति मूलक विभाजन कर रहे थे, जबकि मिश्र बंधु प्रौढ़ मध्यकाल, अलंकृत काल और फिर उनका भी उपविभाजन प्रसिद्ध कवियों के आधार पर करते हैं। रीतिकाल का नाम वो अलंकृत काल पहले लेकर आते हैं। ग्रियर्सन की बात करते हैं तो वो आधुनिक काल का विभाजन राजनीतिक आधारों पर करते हैं। जब हम देख रहे हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान या विक्टोरिया शासन, इसकी जगह मिश्र बंधु परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम देते हैं। तो ये किंचित अंतर वहाँ पर दिखाई देता है मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में। यद्यपि हम देख रहे हैं ग्रियर्सन काल विभाजन का प्रयास कर चुके थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से मिश्र बंधु इसे प्रदान करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इसमें 4 भागों में 4 कालखंडों में विभाजित करते हैं, जिसमें वीर गाथा काल, भक्ति काल,
रीति काल और आधुनिक काल, इन संज्ञाओं से वो नवाजते हैं। वो अद्य काल भी नाम देते हैं आधुनिक काल को, जो 1900 से अब तक माना गया है। और आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल से पूर्व अपभ्रंश काल का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें सिद्धों, नाथों और जैन धर्मों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो जब हम देखते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा गया, हिंदी का सर्वाधिक जो प्रख्यात इतिहास ग्रंथ इसे माना गया है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग वहाँ पर माना गया है, तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन का प्रयास रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और वहाँ पर दोहरा नामकरण उन्होंने किया है। वीरगाथा काल आदिकाल के नाम से, भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल गद्य काल, इस तरह उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो ग्रंथ लेकर आते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में वो ये ग्रंथ लेकर आते हैं। और जब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो लिख रहे हैं रामकुमार वर्मा, तो वो जो नामकरण करते हैं वो इसे 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें संधि काल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। तो जैसा कि हम जानते हैं रामकुमार वर्मा छायावादी कवि है और अपने इतिहास ग्रंथ में काव्यात्मक भाषा से वो पाठकों को आकर्षित भी करते हैं। यदि हम देखें तो जो चारण काल नाम है वो ग्रियर्सन से लिया हुआ जान पड़ता है। आदिकाल और भक्ति काल की जो अवधि है को ही वहाँ स्थान मिला है, आगे वो उसे नहीं दे पाए हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य जो नाम देने का प्रयास जो है राम कुमार वर्मा करते हैं। संधि काल की बात करें तो वो अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं जिन्हें शुक्ल ने शामिल नहीं किया है वो समाविष्ट करते हैं। चारण काल और शुक्ल के वीरगाथा काल में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। वीरगाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे, शुक्ल जो है वो नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं, जबकि वर्मा है वो नामकरण रचनाकार के आधार पर करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को शामिल कर संधि काल शीर्षक से जो प्रस्तुत किया है, इसी से आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा गया है। तो ये रामकुमार वर्मा की बात हमने की। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं। 1965 ईस्वी में ये इतिहास आता है और आचार्य शुक्ल के ढांचे को एक तरह से परिवर्तित करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ में नजर आता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ये स्पष्ट करते हैं कि वहाँ अनेक नामकरण के रूप में भी वो प्रयास करने की कोशिश करते हैं, और आदिकाल का नामकरण एक महत्वपूर्ण बात वो प्रारंभिक काल कहकर करते हैं, और यह भी सहमति देते हैं कि इसे आदिकाल अनेक विद्वानों ने कहा है और व्याप की दृष्टि से वो एक श्रेष्ठ बात है, वो ये स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। प्रारंभिक काल पहले कालखंड को नाम दिया है 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का नाम देते हैं, और आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। हिंदी के प्रारंभिक काल और मध्यकाल में वे बताते हैं कि 3 प्रकार का काव्य वहां मिलता है, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। तो जब धर्माश्रित काव्य की बात करते हैं तो धार्मिक रास काव्य परंपरा की बात करते हैं, संत काव्य परंपरा की बात करते हैं। मध्यकाल के धर्माश्रित काव्य की बात करते हैं तो संत काव्य परंपरा
पौराणिक गीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा। इसी तरह राज्याश्रित काव्य की जब बात करते हैं मध्यकाल के, तो मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। इसी तरह लोकाश्रित काव्य की जब वो बात करते हैं, तो रोमांसिक कथा काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। इस प्रकार वो काव्य परंपराओं का विवरण गुप्त देते हैं। तो ये तो प्रमुख हमने बात की किस प्रकार काल विभाजन के प्रयास किए गए हैं। इसी तरह हम देखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात करते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका वो लेकर आते हैं, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आता है, और हिंदी साहित्य की भूमिका में वहाँ आदिकाल का स्वरूप निर्धारण की बात करते हैं, और हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि क्या रही है वो उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आता है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में ये ग्रंथ आते हैं। इसमें आदिकाल के स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि और भक्तिकालीन संत काव्यधारा का पूर्ववर्ती सिद्धांतों से संबंध उद्घाटन, और हिंदी सूफी काव्य का आधार जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्यधाराओं को मानना, इनके साहित्य इतिहास की उपलब्धि एक तरह से कही जा सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का 1973 में आता है, जिसमें 26 कवियों के सहयोग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। और फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक उल्लेखनीय ग्रंथ 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास माना गया है। हम यदि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरणों को देखें, तो सर्वाधिक विवादास्पद दो ही नामकरण हैं, आदिकाल और रीतिकाल का। हम जिनका काल क्रमानुसार जब अध्ययन करेंगे तब हम और इसका विशद अध्ययन करेंगे। तो आदिकाल की जब हम बात करते हैं, जो कि प्रारंभिक काल है, जो कि पहला काल है, इसे वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल जैसा कि हमने कहा ग्रियर्सन से नाम लिया जान पड़ता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा देते हैं। बीच वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक युग के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने सिद्धों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। आरंभिक काल मिश्रबंधु नाम देते हैं। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त नाम देते हैं, और आदिकाल नाम के का भी वो अनुमोदन करते हैं, जिसे अन्य कवि, अन्य आलोचक स्वीकार करते हैं, तो वो भी इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। पूर्व मध्यकाल में कोई वहां पर मतभेद नहीं है, इसे भक्तिकाल से पुकारा गया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, अलंकृत काल श्रृंगार काल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, श्रृंगार काल मिश्रबंधु, अलंकृत काल की बात करें रामकुमार वर्मा, रीतिकाल जो है वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं। इसी तरह आधुनिक काल को गद्य काल और वर्तमान काल नाम से अभिहित किया जाता है। तो ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कालखंड हैं। काल विभाजन के प्रयास हम देख सकते हैं, नामकरण के प्रयास हम देख सकते हैं कि किस प्रकार विभिन्न नामकरण वहाँ पर किए गए। जब हम देखते हैं तो प्रथम कालखंड के नामकरण पर ही अधिक विवाद वहाँ पर दिखाई देता है, और जो प्रचलित हैं यदि हम देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो नाम है वही सर्व स्वीकृत हैं, और इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग होता है। तो ये हमने नामकरण के जो प्रयास हैं और काल विभाजन के जो प्रयास हैं उन पर बात की। आने वाले समय में, आने वाले कालांशों में हम जो प्रवर्तिगत इतिहास है विभिन्न कालखंडों का, उसकी हम बात करेंगे। किस प्रकार आदिकाल की हम बात करेंगे, आदिकाल के नामकरण, उसकी प्रवृत्तियों पर और महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अध्ययन जारी रखेंगे। नमस्कार।